नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 41 टॉक। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो के साथ आए हैं। ये वीडियो ना सिर्फ ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट के लिए है, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक मोटरसाइकिल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस कंपनी की सक्सेस बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्कूल अपने केस स्टडी में रखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, क्या चीज़ है, क्या स्टडी किया जा रहा है, किस तरह इनकी तरक्की हुई, क्या इनकी मार्केटिंग स्किल क्या थी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो 2 भाग में आने वाला है। तो ये पहला भाग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक मोटरसाइकिल कंपनी जो कुछ सालों पहले लगभग ख़त्म सी हो गई थी दुनिया में, फिर इन्होंने वापसी करने के बाद इन्होंने अपने सेगमेंट का नंबर 1 बना। नंबर 1 बनने के बाद काफ़ी चैलेंजेस आए, फिर भी अपनी गद्दी से नहीं हिले। ये कंपनी धीरे धीरे क्या किया कि अपने सेगमेंट से ऊपर के सेगमेंट पे भी जाने लगी और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स को चैलेंज कर रही है। जी, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड का। तो रॉयल एनफील्ड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आज, किस तरह से रॉयल एनफील्ड ने अपने जो गद्दी है उसको बना के रखी हुई है। तो शुरू करते हैं रॉयल एनफील्ड के इतिहास से। बड़े शॉर्ट में इतिहास बताऊँगा। 1901 में रॉयल एनफील्ड रिडिच इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ये कंपनी दुनिया के सबसे लंबे चलने वाली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल कंपनी है और इनका एक मॉडल है बुलेट, जो दुनिया का सबसे पुराना मॉडल है, जो अभी भी चल रही है और मेरे ख्याल से चलते रहेगा। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड इंडिया कैसे पहुंची। तो रॉयल एनफील्ड इंडिया पहुंची 1954 में। इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा बाइक का ऑर्डर प्लेस किया था रॉयल एनफील्ड के साथ। तब रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर्स के साथ एक MOU साइन की और चेन्नई, जो उस टाइम पे मद्रास था, अपनी फैक्ट्री यहाँ पे असेंबली प्लांट लगाया। ये असेंबली प्लांट से शुरू हुई रॉयल एनफील्ड की जर्नी इंडिया में। अब 1974 ऐसे आते आते इंग्लैंड में रॉयल एनफील्ड बंद हो गई, लेकिन इंडिया में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड इन 90s में अपना जो एशर मोटर्स है इनके साथ कोलैबोरेट हुआ और 1994 में एशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया। इस तरह रॉयल एनफील्ड स्वदेशी कंपनी बन गई। तो खरीदने के बाद इन्होंने अपनी कुछ स्टडीज़ किए इस गाड़ी के बारे में। इसका जो रुतबा था वो बहुत बड़ा था, बड़े बड़े लोग ये गाड़ी रखते थे, लेकिन सेल्स बहुत कम था। वजह यह था कि आम आदमी के लिए जो जापानीज़ कंपनी है, जो इंडियन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट कर लिया था, जैसे TVS सुजुकी हो गई, कवासाकी और बजाज हो गया और हीरो होंडा हो गया, ऐसे काफ़ी कंपनीज़ ने कोलैबोरेट कर लिया, यामाहा और एस्कॉर्ट्स ने, और ये सब कंपनी अपने दबदबा बना के रखा था। लेकिन रॉयल एनफील्ड इन सब को स्टडी किया, ये पूरे केस को स्टडी किया, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक एक करके अपनी गाड़ियों में चेंजेस लाने लगा। जैसे इन्होंने जब नोटिस किया कि इंडिया की उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसमें 25 से लेके 40 ईयर्स के बीच का जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था। तो इस टाइम पे क्या है, इस कैटेगरी के लिए रॉयल एनफील्ड सही गाड़ी था। लेकिन एक प्रॉब्लम यह था, इसमें यंग जनरेशन वाली फील नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के पहला क्रूज़र बाइक निकाला 535 लाइटनिंग। 535 लाइटनिंग ज़्यादा चल नहीं पाई, भारी भरकम गाड़ी, वही गियर का प्रॉब्लम जो राइट साइड में था। फिर इन्होंने सबसे पहला चेंज किया, गियर को राइट से लेफ्ट में किया, जिससे हम इंडियंस यूज टू हो गए थे जापानीज बाइक्स के साथ। इसके बावजूद रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, नए नए मॉडल्स आने लगे। जैसे इनके एक ही मॉडल था बुलेट, लाइटनिंग के बाद इलेक्ट्रा, उसके बाद यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने थंडरबर्ड लाया। काफ़ी सक्सेसफुल रहा थंडरबर्ड। और इनका जब किस्मत चमका, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्लासिक लेके आए, क्लासिक ब्रदर्स 350 सीसी और 500 सीसी। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, रॉयल एनफील्ड ने कभी अपना सेगमेंट छोड़ के बाकी के जो मार्केट लीडर्स हैं उनके सेगमेंट में घुसने की कोशिश नहीं की। जो 100 सीसी 150 सीसी है, इसमें कभी घुसने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने सेगमेंट में ही रहा और उन्होंने 350 to 500 सीसी के सेगमेंट में बदलाव लाए। और इनका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मैं हर किसी को बताता हूँ, जो इन्होंने किया, इन्होंने क्लासिक को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया। इन्होंने पहले UK में लॉन्च किया, दुनिया भर के मीडिया को बुलाया, दुनिया भर के जो ऑटो जर्नलिस्ट है उन्होंने चलाया, गाड़ी की तारीफ़ की, उसकी लुक्स की तारीफ़ की। ये लुक्स की बात जो रॉयल एनफील्ड का है, ये सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है। इन्होंने कभी भी रेट्रो बाइक से हट के मॉडर्न जो स्पोर्ट्स बाइक हो गया ये सब बनाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने उसी में स्टिक रहा और गाड़ी को इतना तारीफ़ मिला दुनिया भर में कि इंडिया में लोग इसके पीछे पड़ गए। तो जब ये देखा कि इंडिया में अच्छा खासा इसका रेस्पॉन्स आ रहा है,
तो इन्होंने थोड़ा टाइम लेके इंडिया में लॉन्च किया। लॉन्च करते क्या था, मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेके टेस्ट राइड लेने के लिए रॉयल एनफील्ड के शोरूम पहुंचा। इससे पहले मेरे पास थंडरबर्ड था, मैं गया, सुबह पैसा दिया, शाम को गाड़ी मिल गई, तो मेरे दिमाग में वही था। लेकिन जब मैं टेस्ट राइड लेने गया, वहाँ लंबा लाइन लगा हुआ है। शोरूम से थोड़ा जान पहचान था, इसलिए आधे 1 घंटे में मेरे को टेस्ट राइड मिल गई। तो इस तरह का मार्केट हाइप इन्होंने क्रिएट किया और इन्होंने अपना वेटिंग पीरियड बहुत लंबा क्रिएट किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यंग मार्केट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। दूसरे सेगमेंट के लोगों को दिखाने लग गया कि रॉयल एनफील्ड ओन करना एक स्टेटस हो गया, एक कल्ट फैक्टर हो गया। इन्होंने बाइक नहीं बेची, इन्होंने एक्सपीरियंस बेचा। जैसे हिमालयन ओडिसी, लद्दाख ट्रिप, उसके बाद राइडर मैनिया, जहाँ पे सारे बाइकर्स आते थे। सारे बाइकर्स माने रॉयल एनफील्ड के बाइकर्स को कुछ अपना स्पेशल फील होने लग गया। ये रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है, ये एक स्टेटस बना दिया कि लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक सबसे सही बाइक है, और ये ग्रुप में जाना एक शान हो जाता है। पहले कैसे था, रॉयल एनफील्ड मोटे और बुढ़े लोगों के लिए था, ये रॉयल एनफील्ड बदल के यंगस्टर्स के लिए कल्ट फीलिंग सा बन गया था। हर जगह आप देखोगे बड़े हेलमेट और पूरे राइडिंग गियर्स के साथ लोग ग्रुप में निकल रहे हैं। लद्दाख तो मक्का मदीना बन गया था बाइकर्स का। हर बाइकर जो लद्दाख जाना चाहता है, और रॉयल एनफील्ड पहला चॉइस है। यहाँ से रॉयल एनफील्ड की जर्नी शुरू हुई। जो साल के 2000-3000 बाइक बेचते थे, वो अचानक से 50,000-60,000 बाइक बेचने लग गया। अब ये जो मार्केट है, जब इस मार्केट में देखा, अचानक से पूरे दुनिया की कंपनी हिल गया, तहलका मच गई। और इंडिया में जो कंपनी थे, इनको लगा कि यार ये मार्केट हम भूल कैसे गए, हम तो अभी भी 100 सीसी 150 सीसी बड़े से बड़े 200 सीसी बाइक बना रहे हैं। ये 350 सीसी और 500 सीसी 1 लाख से ऊपर की बाइक, 2 लाख की बाइक इतने आराम से बेच रहे हैं। तो कंपनीज निकलने लगे एक एक करके। आ गए अपना जो कहते हैं कि महिंद्रा मोजो लेके आ गया। बजाज इनडायरेक्टली अपने छोटे बाइक्स को रॉयल एनफील्ड से काफ़ी अच्छा बताने लग गया, जैसे फास्टेस्ट इंडियन। लेकिन ये सब मैटर नहीं किया। रॉयल एनफील्ड में हज़ारों प्रॉब्लम्स थी, वो मैटर नहीं किया, क्योंकि लोग दिल से खरीदते थे, दिमाग से नहीं। दिल आती थे रॉयल एनफील्ड जब लेते थे। और ये गाड़ी मिल जाए हाथ में, ये बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वेटिंग पीरियड 6-7 महीने की पड़ी हुई थी। तो इसके बाद एक एक करके सारे बाइक कंपनीज, बड़े बड़े बाइक कंपनीज इस सेगमेंट में उतरने लग गए। तो जब मोजो आया, उसके बाद फिर सबसे बड़ा झटका रॉयल एनफील्ड को लगा जब जावा आया। अब इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अब आगे एक बनाऊंगा, जावा क्यों टिक नहीं पाई रॉयल एनफील्ड के सामने। तो जावा आई तो हमको लगा सही में रॉयल एनफील्ड टिक नहीं पाएगा। तो ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड मार्केट से बाहर होने वाली थी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था रेट्रो बाइक। अब रेट्रो बाइक में जावा जैसे क्लासिक बाइक आ गई, लुक वही, और जावा के भी कुछ कम फैंस नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा फैन था। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड को झटका भी लगा था, उनके सेल्स गिरने शुरू हो गए थे। रॉयल एनफील्ड को हर जगह से कंपटीशन मिल रही थी, हर जगह से चैलेंजेस हो रहा था। हर 6 महीने में एक नया बाइक लॉन्च होता है, और हर 6 महीने में इनके साथ एक ऐसा लगता था कि अभी ये मार्केट से बाहर होने वाला है। तो ऐसे में रॉयल एनफील्ड जब इसकी सेल्स थोड़ा सा गिरा, तो दुनिया को ऐसा लगा कि रॉयल एनफील्ड हार मान चुकी है, ये अपनी कदम पीछे ले रहे हैं। लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि ये अपने कदम पीछे नहीं ले रहे थे, ये यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे आगे की हमले की। तो यहाँ पे जब रॉयल एनफील्ड के हर मॉडल एक एक करके नीचे गिर रहे थे, इनकी जो एडवेंचर बाइक आया था हिमालयन, ये टूटना शुरू हो गया। इसमें हज़ारों प्रॉब्लम, लोग भरोसा करके रॉयल एनफील्ड के बाइक लेके कहीं जा नहीं सकते, भले ये लंबे जर्नी के लिए बनी हुई बाइक्स थी। इनकी जो इलेक्ट्रा की मॉडल गिरना शुरू हुआ, बुलेट ऐसे लगने लगा ख़त्म होने वाला है। इनकी जब एक एक मॉडल गिरा और ऐसा लग रहा था कि रॉयल एनफील्ड दम तोड़ने वाला है, तभी इन्होंने एक साथ हमला किया। 650 सीसी, नए चासी, जे टाइप चासी और नया इंजन, और बस यहाँ से क्या हुआ था कि रॉयल एनफील्ड फिर वापस आ गए वहाँ पे जहाँ वह थी, वहीं पे नहीं, इन्होंने अगले सेगमेंट को भी चैलेंज कर दिया। और 350 to 500 सीसी के जो मार्केट है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अभी इस मार्केट में से कोई इसको हटा नहीं सकते, ये यहाँ का बेताज बादशाह है। और इसके बाद इन्होंने अपने मॉडल को पुराना होने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, कलर्स के साथ खेले, नए लिमिटेड एडिशन,
वो क्या कहते हैं, जो एक एयरफोर्स और एक आर्मी की कलर निकाले, नए नए एडिशंस के साथ, नए नए कलर्स के साथ ये खेलना शुरू किया। तो ये लोगों को बिजी रखा कि रॉयल एनफील्ड कुछ नया लेके आते रह रहा है। लेकिन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड कुछ नया लेके नहीं आया। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्या किया कि वही बाइक, उसी मॉडल को बार बार बेच रही थी नए कलर और नए चीज़ों के साथ, और धीरे धीरे अपडेट कर रहे थे इन लोग। जैसे डिस्क ब्रेक लाए, फिर आगे पीछे डिस्क ब्रेक लाए, ऐसे काफ़ी चेंजेस इन लोग लेके आ रहे थे। फिर इन्होंने अपने पुरानी बाइक जो वाइब्रेशन, जिसको हम ट्रैक्टर बोलते थे, उसको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, नया चासी बनाया, फिर नया इंजन लेके आए, और वहाँ से मीटियोर 350 लेके आए और बंद कर दिए थंडरबर्ड। तो यहाँ पे लोगों को पता चल गया कि रॉयल एनफील्ड के कंप्लेंट्स वाली चीज़ें ख़त्म हो रहा है। तो कंप्लेंट्स वाला मैटर ख़त्म होने लग गया, वो कल्ट फीलिंग शुरू हो गई। अब रॉयल एनफील्ड यहाँ से पूरे इंडिया में जब अपना कब्जा कर ले और आसपास के देशों में, नेपाल, श्रीलंका ऐसे देशों में हो गई, तो ये धीरे धीरे फैलने लगे पूरी दुनिया में। यूरोप, मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मार्केट्स में फैलने लगे। बड़े, इनका नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन इस मार्केट में भी इन लोग एक्सपीरियंस और कम्युनिटीज़ बेचना शुरू कर दिया। अब ये एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे हज़ारों चैलेंजेस हर कंपनी के साथ होने के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा टीम बनाया जो सिर्फ बिजनेस के टीम नहीं थे, जो दिल से बाइक बनाते थे। और ये ग्रुप, आपने कभी सोचा होगा कि आपने कभी देखा है कि बजाज या महिंद्रा या किसी की भी ओनर बाइक की टेस्ट ड्राइव खुद लेता हो, टेस्टिंग खुद करता हो, उसकी लॉन्च लोगों के साथ जैसे राइडर मैनिया में मिलना, ये सब करते हुए ये सब इन्होंने फील लोगों को दिया। यहाँ से रॉयल एनफील्ड ने शुरू की दुनिया पे कब्जा करने का। अब यहाँ से धीरे धीरे अब रॉयल एनफील्ड को लग गया कि ये सेगमेंट में हम हिल नहीं सकते, हम यहाँ बैठ गए, ये गद्दी अब इनकी है 350 to 500 सीसी की। हाँ, काफ़ी कंपनी आ रहे हैं आगे, वो हम आगे देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये गद्दी रॉयल एनफील्ड भी जानती है कि इसमें चैलेंजेस आते रहेंगे, आप कब तक डिफेंड करोगे, तो आने दो दूसरों को इस पे, हम अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे। तो इन्होंने शुरुआत की 650 से। 650 एक दमदार गाड़ी, दमदार इंजन, दमदार चार्सी के साथ बनाया, और इन लोग ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अपने जितने भी मॉडल्स हैं उसको उसमें डाल रहे हैं। जब भी कोई कंपटीशन आता है, जैसे स्क्रैम्बलर के कंपटीशन आया, एसडी से आया, टीवीएस से आया, होंडा से आया, तो इन्होंने अपना हंटर निकाला। तो ये जानते हैं कि किसको किस तरह से टैकल किया जाए। अब ये एसडी, जावा और क्या कहते हैं टीवीएस और होंडा की पूरी की सेल मिला लोगे तब भी हंटर के जितना सेल नहीं हो रहा है। 16-17 हज़ार बाइक बेच रहे हैं उन लोग। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से मार्केट को स्टडी करके बनाया। अब जब हम बात करते हैं 650 के, ये हमारे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रॉयल एनफील्ड किस तरह बड़े बड़े बाइक कंपनीज जैसे हार्ली को धक्का पहुंचाया, ऑलमोस्ट ट्रायम्फ को धक्का पहुंचा रहा है, और कवासाकी को पहुंचा रहा है, किस तरह 650 मार्केट में अपना दबदबा बना रहा है। उन्होंने अपना पहला शिकार ढूंढा है क्रूज़र सेगमेंट, जो ज़्यादा नहीं है मार्केट में, 650 सीसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस मैं यहाँ तक आपको बताऊंगा कि 350 सीसी को किस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया, 350 to 500 सीसी को। अगले वीडियो में हम 650 और उसके ऊपर के रॉयल एनफील्ड के प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड अपनी ये 350 से 500 सीसी की गद्दी बना के रख सकती है, या इनको किन कंपनी से चैलेंज मिल सकता है? प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। और एक और बार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग 41nm टॉक। हैव अ वंडरफुल डे।